नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि तैयारी अब बहुत ही ज़बरदस्त करनी है। उसका कारण क्या है कि एग्ज़ाम डेट पास में आ चुकी है, और अगर आप अभी भी तैयारी नहीं करोगे ना तो बाद में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हालांकि मैं मानता हूँ कि काबिल बच्चों के अलग अलग कई काम होंगे, किसी के घर पर शादी होगी, किसी की बर्थडे पार्टी होगी, कई काम, ढेरों काम पड़े हैं, कई काम हो सकते हैं। लेकिन आप उन कामों को छोड़कर अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हो तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, आपका फोकस पूरा ऑन नवोदय विद्यालय पर रहना चाहिए। ठीक है, जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं, चैप्टर वाइज भी आपको करवा रहे हैं, मैथ टेस्ट के जरिए भी आपको सब कुछ दे रहे हैं, जितना हमारे पास है सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। कोई कुछ नहीं, मतलब कि कोई पैसा वगैरह नहीं ले रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। अब आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे हो। मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि पिछले जो मैंने टेस्ट लिए उसमें सिर्फ 15-16 बच्चों ने ही टेस्ट दिए। क्यों भाई, जबकि लिंक आपको यूट्यूब के नीचे दी जा रही है, और 2-3 वीडियो के नीचे मैंने लिंक हटाई भी नहीं है। ठीक है, लिंक अभी तक भी आप देखोगे ना तो वहीं पर मिल जाएगी आपको। फिर भी आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप टेस्ट का फ़ायदा नहीं ले रहे हो, क्योंकि ये टेस्ट बाद में तो मैं वापस तो दूंगा नहीं। ठीक है, तो अभी जो मौका है ना उसको गंवाओ मत, सबसे बड़ा समय है। अभी समय को वेस्ट करोगे तो बाद में पछताना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कोई नहीं, आप लोग समझदार हो, आप अच्छी तरह से समझते हो कि आप किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो कल संख्या पद्धति का हो गया था चैप्टर वाइज, आज हम पढ़ेंगे जो मैथ टेस्ट है उसके बारे में। ठीक है, मैथ टेस्ट के बारे में। अब मैथ टेस्ट के बारे में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मैथ टेस्ट से संबंधित आज का जो पहला प्रश्न है, यानी कि गणित में जितने भी आपके चैप्टर है 20 प्रश्न आते हैं ना, हर चैप्टर से सवाल होगा। ठीक है, अब पहला प्रश्न क्या है, सुरेश के पास कुछ मुर्गियां हैं जिनके पैरों की संख्या 80 है, एवं उसके पास कुछ बकरियां हैं जिनके पैरों की संख्या 40 है। मुर्गियों एवं बकरियों की कुल संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा, काफ़ी प्रश्न, मतलब कि ऐसे प्रश्न देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। प्रश्न आपने लोगों ने ध्यान से सुन लिया होगा, नहीं सुना है तो वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखना प्रश्न क्या कह रहा है कि सुरेश के पास कुछ मुर्गियाँ हैं। ठीक है, हमें पता नहीं कितनी मुर्गियाँ, कुछ मुर्गियाँ हैं जिनके पैरों की संख्या कितनी है, जिनके पैरों की संख्या 40 है। ठीक है, पैरों की संख्या कितनी है, 40 नहीं 80 है। पैरों की संख्या कितनी है, 80 है। और रमेश के पास कुछ बकरियां हैं, कुछ बकरियां भी है। ठीक है, जिनके पैरों की संख्या कितनी है, तो उनके पैरों की संख्या है 40। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि रमेश के पास मुर्गियों और बकरियों की कुल कितनी संख्या है। तो अब कुल ज्ञात करना बहुत ही आसान है। आपको पता है कि एक मुर्गी की 2 टांगे होती है, तो 80 टांगे हैं तो कितनी मुर्गियां हो जाएगी, 40 मुर्गियां हो जाएगी। कितनी मुर्गियां हो जाएगी, 40 मुर्गियां हो जाएगी। और बकरी की 4 टांगे होती है तो 10-40 टांगे होगी, तो कितनी बकरियां हो जाएगी, 10 बकरियां हो जाएगी। अब हमें कुल पूछा है तो कुल 40 और 10 50, यानी कि जो हमारा 50 है उसके पास कुल मुर्गियों और बकरियों की संख्या होगी, वो 50 है, आपका संख्या हो जाएगी। बिल्कुल सही उत्तर है 50। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, हार्ड नहीं है। बस आपको क्वेश्चन को धीरे धीरे से पढ़ना है, धीरज से पढ़ना है, पूरी अच्छी तरह से उसको समझना है कि उसमें क्या पूछ रहा है और क्या क्या दिया हुआ है। जब ये हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आराम से पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 46,890। ठीक है, ये संख्या पद्धति का पिछली चैप्टर में वीडियो में इस क्वेश्चन को नहीं, बाकी इस क्वेश्चन के रिलेटेड मैं क्वेश्चन समझा चुका हूँ। ठीक है, आप फटाफट से लिखते ही आप कमेंट कर देना कि आप कितने, इसका ऑप्शन मतलब कि नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है सीधा डायरेक्ट, ऑप्शन में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से तो
लगभग हर कोई कर लेगा, आइडिया लगा कर भी कर सकता है, लेकिन हमें सीधा उत्तर पता है ना, तो हम ऑप्शन देखते ही टिक कर लेंगे। ठीक है, तो हमें उत्तर से मतलब है। ठीक है, 46,890। ठीक है, 46,890। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें 4 के स्थानीय मान, इसमें जो 4 का स्थानीय मान है, 4 के स्थानीय मान, 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान, अंकित मान दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों के मान का अंतर क्या है, ये हमें संख्या दी हुई है कि इस संख्या में 4 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर क्या है। बस सिंपल, ये मैंने कल समझा दिया। अंकित मान का मतलब होता है जातीय मान, उसकी अंक का मान, अंकित मान मतलब उसके अंक का मान कितना है। तो यहाँ पर देखिए स्थानीय मान, सबसे पहले वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। मैंने 2 तरीके बताए थे कि आप इकाई से काउंट करके उसका स्थान का मान जो भी उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका था कि 4 का पूछा है तो 4 के पीछे डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा लो, तो 40 हमारा ये 40,000 आ गया 4 का स्थानीय मान। अब 4 का अंकित मान या जातीय मान, मैंने आपको बोला था कोई भी स्थान पर हो अंकित मान तो वही होगा जो उस अंक का मान है। तो इस अंक का मान कितना है, 4 है। अब दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर 10 में से 4 को घटाएंगे 6, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 बच जाएगा। 39,996 आपका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आसान भी है और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन गलत कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आप गलत नहीं करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 × 3 × 5 × 7 तथा या और। ठीक है, 3 × 5 × 7 × 11, इन दोनों का मस्सर्व कौन सा होगा, इन दोनों में मस्सर्व कौन सा है। ठीक है, तो मस्सर्व मतलब कि हमें पता है कि कोई भी 2 संख्याएं होती है, पहले हम टुकड़े का उनका गुणनखंड निकालते हैं, फिर उनका जो गुणनखंड आता है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फिर जो भी कॉमन दिया हुआ था वो गुणनफल मस्सर्व हो जाता है, यानी कि HCF हो जाता है। तो हमें संख्या दी नहीं है, हमें सीधा यही दे दिया गुणनखंड। ठीक है, तो हमें सीधे अब कॉमन ही देखना है, मस्सर्व पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें कॉमन देखना है, तो इनमें से कॉमन कौन सा है, एक है 3 5 और 7, 3 5 और 7 इनमें भी है, तो 3 × 5 × 7। अब ऑप्शन में इस प्रकार भी दिया हुआ हो सकता है, अगर इस प्रकार से तो इस प्रकार से सीधा आंसर निकालो, अगर इस प्रकार से नहीं है तो इसको गुणा कर दो, 5 या 15, 15 को 7 से करेंगे तो यहाँ पर 15 आ गया, 15 × 7 35, यहाँ पर आंसर 3, 7 और 3 10, 105 हो जाएगा। किसी भी प्रकार से ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन हो तो ये सही होगा, ये ऑप्शन हो तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा बोरिंग हो रहे होंगे मुझे पता है, फिर भी मैं अभी गप्पे लगाने का टाइम नहीं है, तो मैं आपका मूड फ्रेश नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। ठीक है, और अभी गप्पे लगाने लग गए ना तो बाद में पूरे गप्पे ही लगाते रहेंगे। ठीक है, पहले लगा चुके हैं काफ़ी। ठीक है, उसके बाद अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जो लाइव चैट होती है उसमें तो आप बता ही सकते हो, लेकिन लाइव चैट ये वीडियो चल रहा है तो वीडियो में आपकी लाइव चैट नहीं पढ़ पाऊँगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, जो भी आपकी समस्या है ना उसको कमेंट करके बता देना। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 के बराबर है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से कौन सा 1 के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा 1 के बराबर है, निम्न में से कौन सा 0 के बराबर है। तो 4 आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे, ऑप्शन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन ही लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 0.8,
इंटू 7/10 इंटू 5.6, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, 0.8 इंटू 7/1.0 इंटू 5.6, ठीक है, 5.6 हो गया। अब अगला तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि 0.8 इंटू 0.7 बटे 10 इंटू 5.6, ठीक है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, 0.8 इंटू 7.0 बटे 1.0 इंटू 5.6, ठीक है। ये चारों ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पॉइंटों को काट दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पॉइंट 1 अंक के बाद है और नीचे भी पॉइंट 1 अंक के बाद है, तो दोनों पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, ठीक है, दोनों पॉइंट कट जाएंगे। अब ऊपर गुणा करेंगे तो कितना, 8 को 7 से गुणा करेंगे 56, और नीचे 56 को 10 से करेंगे तो, अब इनको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1/10 आएगा। 1 नहीं आ रहा, यानी कि ऑप्शन ए गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया हमारा। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी आपको मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर देखो पॉइंट ऊपर 1 अंक के बाद है, नीचे पॉइंट यहाँ पर भी 1 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस अंक के बाद अगर हम माने कि इस अंक के बाद पॉइंट का कोई वैल्यू, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 ही है तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता, तो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट देते, ठीक है। फिर 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो 56 को 1 से गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा, यानी कि 56, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे वाले भी ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, कहीं इसमें दिक्कत ना हो, आगे वाले में कहीं पे ए आ रहा हो, ठीक है, तो फिर इसमें कहीं पे दिक्कत हो सकती है। ऑप्शन चेक करने में क्या जा रहा है, ठीक है, टाइम तो थोड़ा सा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन पर ही है, ठीक है। अगर सीधा क्वेश्चन होता है तो उसका सीधा आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन सरल करने पड़ेंगे, सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 पॉइंट से ये 1 पॉइंट काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 पॉइंट पड़ा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर गुणा भाग भी करेंगे तो पॉइंटों में संख्या आएगी, तो उसमें तो कटेगा नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला देखते हैं, तो नीचे वाला देखते हैं तो यहाँ पर देखो कि ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट, दोनों 1 अंक के बाद है। फिर यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखो 8, क्योंकि 0 के मतलब 8 के आगे 0 का कोई तो मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर देखो 8 को गुणा करेंगे 70 से, तो 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 56, फिर 0 से पीछे 0 लगा देंगे तो 560, फिर 10 को गुणा करेंगे 56 से तो 56 और 0, यानी कि इसका भी मान 1 ही आ रहा है। अब मैंने बोला था ना थोड़ा सा कहीं पे दिक्कत होगी, ठीक है। मुझे लग रहा था कि ऑप्शन डी का भी उत्तर यही आएगा 1, इसीलिए मैंने आगे करवाया, ठीक है। अब ये आप कहोगे कि सर एक क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब कि प्रिंटेड मिस्टेक होगा, कहीं पर इसने मतलब कि बुक वाले ने कहीं पर पॉइंट गलत लगा लिया होगा, तो ये बुक मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। इसमें न तो किसी की गलती है, मैंने पूरा सोल्व आपके सामने किया है, ठीक है। तो इसमें बुक्स की जो मिस प्रिंटिंग है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम है ना, उसमें ऐसा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मिस प्रिंटिंग होगा या फिर वो गलत होगा, ठीक है। तो आप ये मन से भ्रम निकाल दें कि आपका नवोदय विद्यालय में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप नवोदय विद्यालय में आप कोई भी क्वेश्चन सही करोगे तो वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सही कर पाओगे। आप खुद के आपके पास बुक होंगी तो उसमें भी काफ़ी मिस प्रिंटिंग होगी, तो ये क्वेश्चन भी मिस प्रिंटिंग था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सेम आ रहे थे, मतलब दोनों ऑप्शन का जो आंसर है ना वो 1 ही आ रहा था,
तो ये थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंटिंग हो गया, बाकी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। पर ये अब थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, अब इसका क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि 3/4 भाग का चिन्ह है, फिर 3/4 गुणा, अब इसको सोल्व करते हैं। 3/4 फिर भाग का चिन्ह है, फिर वापस से 3/4 गुणा 2 प्लस 3/2, इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा, तो ये बोर्ड मास का आ गया, सरलीकरण का आ गया। तो सरलीकरण में हम क्या करते हैं, पहले मतलब कि अगर ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे वाले, बीच वाले ब्रैकेट को, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट के बाद हम का को सोल्व करते हैं, ऑफ को, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ऑफ को, ठीक है। उसके बाद डिवाइड को सोल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को, ठीक है। तो अब सबसे पहले डिवाइड को करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो पीछे वाली जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 3/4 इंटू 4/3, तो यहाँ पर 4 से 4, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1 ही आ रहा, ठीक है। फिर 1 इंटू 2 प्लस 3/2 आ जाएगा। अब 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2 प्लस 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 लगा दिया, ठीक है। बट्टे में 1 लगा दिया, तो यहाँ पर देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। फिर 2 में 1 का भाग देंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 है, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7/2। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7/2। अगर पॉइंटों में दिया हुआ हो तो 3.5, अगर मिश्र भिन्न में दिया हुआ हो तो 3 से 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसी फॉर्म में आंसर निकाल दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये सरल क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। बस आप टेस्ट देते रहना, ठीक है, टाइम पर टेस्ट देते रहना, ताकि आपको कोई भी टेस्ट से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत है, क्वेश्चन से संबंधित है, तो वो टेस्ट में आपका डर पूरा निकल जाएगा। और हालांकि चैप्टर वाइज टेस्ट आ रहे हैं ना, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि आपका जो रिवीजन है ना, वो चैप्टर वाइज से वापस से रिवीजन हो रहा है। अब आप बुक्स से रिवीजन करोगे तो भी क्वेश्चन हल करोगे, अब हम टेस्ट बना दे रहे हैं चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज आप वो करोगे तो वहाँ पर भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो जो टेस्ट दे रहे हो उनको अलग से रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। टेस्ट तो हम मिल ही रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बिल्कुल सरल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कि एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति प्रति घंटा क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। अब दूरी 1.2 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, 1.2 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब हमें क्या पूछा है कि उसकी गति प्रति घंटा क्या होगी, प्रति घंटा ही पूछा है। अब यहाँ पर देखो ये किलोमीटर तो दिया हुआ है, हमें क्या किस में ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो किलोमीटर तो दिया हुआ है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, पीछे घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, मिनट को। तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर देंगे, 3/60। 3/60 का मतलब क्या होता है, 1/20, ठीक है, 1/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अब चाल ज्ञात करेंगे, तो चाल को कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखो दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है, 1.2 बटे 1/20, ठीक है। इसको अब इस साइड सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने पहले बोला था भिन्न में अगर कोई भी दिया हुआ हो तो ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1.2 इंटू 20/1, ठीक है। अब 20 से 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24, फिर पीछे 0 लग जाएगा और पॉइंट 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, और फिर 1 का भाग देंगे तो 1 मतलब 24 ही आएगा। अब 24.0 का मतलब क्या होता है, 24, तो उसको मतलब कि उसकी चाल क्या हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी,
कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न तो हो गया। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये काफी बार क्वेश्चन पूछा, मतलब कि पूछने के चांस है। यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है तो 96 पेंसिल के बदले कितने कलम लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, 4 जो पेन है, 4 पेन, इसका मूल्य है ना, जितना भी है ना उसके बराबर 16 पेंसिल है ना, उसके मूल्य के बराबर है, 16 पेंसिल के बराबर है। तो हमें पूछा जा रहा है कि अगर 96 पेंसिल हो, यस 96 पेंसिल है, तो उसके बराबर कितनी पेनें ली जा सकती है, पेन कितनी ली जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि इसका कहने का मतलब कि 4 मतलब कि 16 पेंसिल। अब एक पेन का मतलब क्या होता है, एक पेन के बराबर कितनी पेंसिल आएगी, एक पेन के बराबर 4 पेंसिल आएगी। अब इसमें अगर 4 का भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, यानी कि 24 पेन के बराबर इसका मूल्य हो जाएगा 96 पेंसिल का। ठीक है, अब 4 का भाग क्यों दिया, क्योंकि एक पेन के बराबर कितनी पेंसिल थी, 4 पेंसिल थी, और यहाँ पर टोटल पेंसिल 96 थी, उसमें 4 का भाग दे दिया तो 24 पेन के बराबर आ जाएगी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बहुत ही क्वेश्चन बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन ईजी होंगे। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया जाएगा, वहाँ पर थोड़ा सा घुमा के दिया जाएगा, और थोड़े से घुमाने के चक्कर में आपके 2-3 नंबर कट मतलब कि गलत हो जाएंगे, जिसके कारण कट जाएंगे 2-3 नंबर, और 2-3 नंबर कट गए तो फिर बस काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमें तो, हमारा टारगेट तो क्या है कि पूरे में से पूरे 20 में से 20 लाना है। और मैं जैसे भी जिस दिन कोचिंग शुरू हुई थी ना, नवोदय क्लासेस 2020, तब से यही मोटिव रखता हूँ कि मतलब कि जो भी मैथ में पूरे 20 में से 20 आना चाहिए, हिंदी में भी 20 में से 20, और मानसिक योग्यता में 40 में से 40। यानी कि हमारा जो टारगेट है ना वो 78-79 का नहीं है, पूरे 80 का है। ठीक है, सेलेक्टेड होने हैं ना तो 80 से ही होंगे, यही टारगेट हमारा है। और आप भी अभी टारगेट बना लो। ठीक है, ये आप मेरिट वाला वीडियो देखते हो ना, वीडियो आज से बंद कर दो, मेरिट वाला आपको लाना ही 80 है, पूरे टारगेट पूरा रखो। फिर मेरिट का देखते ही क्यों, मेरिट जितनी भी रहेगी, अगर हमें 80 पूरे आ जाते तो मेरिट जितनी भी रहते हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेरिट का वीडियो देखने से क्या मतलब। ठीक है, इसीलिए आज तक हमारे चैनल पर कोई भी मेरिट से संबंधित वीडियो है ही नहीं। आप भले पूरा चैनल चेक कर लें, क्योंकि हम उसको मानते ही नहीं है तो हम वीडियो क्यों बनाए। मेरिट हम मानते ही नहीं है कि मेरिट कितनी जाएगी, हालांकि उस पर व्यूज़ काफ़ी आते हैं, लेकिन हमें हमारा मोटिव हम मानते ही इसको ये कि टारगेट हमें 80 रखना है, तो फिर हम उसका वीडियो क्यों बनाएं। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं हर किसी के, उनको फॉलो करना चाहिए हर किसी को। ठीक है, आपके अलग रूल होंगे, वो भी आप फॉलो करो। आगे देखिएगा, आगे क्या है कि x का मान क्या होगा यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 होगा। यहाँ पर देखिएगा x का मान पूछ रहा है, x का मान क्या होगा जब x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है। x का मान पूछा है, यहाँ पर देखिएगा x इंटू 5% यानी 5/100 प्लस 75 का 16%, 75 इंटू 16/10 बराबर 16। ठीक है, अब यहाँ पर 25 एकम 25, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ऊपर यहाँ पर कितना आ गया, x इंटू इसको काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा। ठीक है, तो x का 1/20 प्लस, अब इसको काटा तो ऊपर 4 और 3 बचा यानी कि 12 बराबर 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो x/20 प्लस 12 बराबर 16। अब यहाँ पर 12 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं हम, 1 लगाएंगे तो दोनों का लसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा।
और 20 में 20 का भाग देंगे तो एक को x से गुणा करेंगे तो x प्लस, अब 20 में 1 का भाग देंगे तो 20, और 20 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और पीछे एक जीरो लग जाएगा। इसके बराबर मान किसका है, 16 का है। अब यहाँ पर देखो 16, ये 20 यहाँ पर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में आ जाएगा तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 240 बराबर 20 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 और पीछे एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब हमें x का मान पूछा है तो यहाँ पर 320 है ही, तो 320 माइनस 216, ठीक है, 320 माइनस 216 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 ये और 20 ये 80 आ जाएगा, 60 ये, क्योंकि 240 और 60 जोड़ेंगे तो 300 और 20 यानी कि 80 आ जाएगा हमारा आंसर। x का मान क्या होगा, 80। अब यहाँ पर 80 रखते हो ना, तो 80 का 5% प्लस 75 का 16%, अगर आप ज्ञात करोगे ना तो 16 ही आएगा। एक बार आप चेक कर सकते हो, ठीक है, एक बार आप चेक कीजिए कि इसका आंसर 16 आ रहा है या नहीं आ रहा। तब तक मैं इसमें थोड़ा सा मार्क की स्याही कम हो गई तो उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार चेक करिए इसका कि 80 का 5% प्लस 75 का 16% का मान कितना 16 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है दोस्त, चेक तो कर लिया होगा आपने अब तक, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं और अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक घड़ी साज, यानी कि घड़ी बेचने वाला, एक घड़ी साज पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी, ठीक है। इसकी मरम्मत पर उसने 10 रुपये लगाए तथा फिर इसे 105 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब ये तो प्रश्न बहुत ही आसान है कि उसने घड़ी कितने में खरीदी, 87 रुपये में खरीदी, ठीक है। 87 रुपये में उसने घड़ी खरीदी है, ठीक है। 87 रुपये में उसने घड़ी खरीदी है और इसकी मरम्मत, यानी कि घड़ी कुछ खराब थी, उसकी मरम्मत पर किसने कितने रुपए लगा दिए, 10 रुपये, और उसको बेच कितने दिया, 105 रुपये में बेच दिया, ठीक, 105 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य होता है ना, वो कुल मूल्य होता है, यानी कि उसको कितने में, उसने कितने में खरीदा, यानी कि उसने उस घड़ी को खरीदा या फिर उस घड़ी को लेने के लिए उसको कितने रुपए देने पड़े। अब यहाँ पर उसने घड़ी तो 87 में खरीद ली, लेकिन घड़ी मतलब सेकेंड हैंड आप मान सकते हो, सेकेंड हैंड खरीदी तो उसमें कुछ खराबी होगी, कुछ पार्ट भी उल्टे पुल्टे होंगे, तो उसने उसकी रिपेयरिंग कराई, तो एक कुल उसका खर्चा कितना लगा, 97 लगा, ठीक है। अब उसको 10 रुपये जो रिपेयरिंग लगी ना, उसको वो भी साथ में जुड़ेगा क्योंकि वो भी उसके जेब से गए, तो यहाँ पर उसने जो क्रय मूल्य होगा ना वो उसका कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, और उसने विक्रय मूल्य कितना 105 में किया, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, इसमें से ये घटा दो, 3 और 5 8 रुपये का लाभ हो जाएगा।
ठीक है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य ये, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो आप 8 रुपये हमारा लाभ आ जाएगा। प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मरम्मत वाला होता है ना जो भी खर्चा, वो भी क्रय मूल्य में शामिल होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि प्रेम नाम से कोई है, किसी बैंक में 1500 रुपये उधार लेता है, बैंक से 1500 रुपये उधार ले लिए। यदि बैंक की ब्याज की दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्षों बाद उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो, बैंक से उसने उधार कितने लिए, 1500, यानी कि 1500 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। जो उधार ली गई राशि होती है उसको क्या कहते हैं, मूलधन। ठीक है। अब उसने उस पर जो दर लगती है, दर कितनी है, 11% वार्षिक है, 11% है दर। और समय उसने कितने लिया, 2 वर्ष का लिया समय। अब हमें साधारण ब्याज, अब वापस के प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उस 2 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। अब वापस टोटल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, तो अब 1500 लिए वो तो देना ही पड़ेंगे, उसके साथ ऊपर जो ब्याज लगेगा वो भी देना पड़ेगा। तो जो मूलधन भी और ब्याज भी दोनों साथ में देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूलधन, मिश्रधन कहते हैं। तो इसमें मिश्रधन ज्ञात करना है। अब प्रश्न की लैंग्वेज चेंज करते हैं, इसमें मूलधन मिश्रधन कहीं पर नाम ही नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये मूलधन होगा, ये दर होगी, ये समय, हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो अब मिश्रधन कैसे ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यही है। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर 1500 मूलधन है, इंटू दर कितनी, 11% इंटू समय कितना है, 2 वर्ष बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22, 15 को 22, 15 इंटू, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 इंटू 11, फिर 3 को 11 से करेंगे 33, और फिर 0 का 0, यानी कि 330 रुपये ये ब्याज आ गया। ये ब्याज और 1500 रुपये मूलधन है। अब मिश्रधन का फॉर्मूला भी यही होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन ये रहा और प्लस ब्याज ये कर दो, 330, यानी कि 0, 3, 8 और 1, 1830 रुपये उसको वापस 2 वर्षों बाद चुकाने पड़ेंगे। समझ में आ गया, साधारण ब्याज का प्रश्न था। यहाँ पर लैंग्वेज चेंज थी, आपको कहीं पर भी मिश्रधन, मूलधन ये नाम नहीं दिए हुए, नहीं, ये आपको पता है कि क्या ज्ञात करना है, तो ये लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा। ये कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, और ये कैपेबिलिटी कैसे बनेगी, तो ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पूछा है और हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब आगे पर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 43,062, ये प्रश्न आपका नहीं आएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, क्योंकि बुक्स है तो बुक्स में तो कोई भी चैप्टर रिमूव नहीं किया हुआ है, इस सिलेबस में तो रिमूव किया हुआ है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपको जो दशमलव में होता है, दशमलव में आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या हुआ, मैंने आपको 2-3 बार जोड़ वाला बताया, यहाँ पर गुणा वाला प्रश्न है। 50 इंटू 5.005 इंटू 0.05। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर आपको अगर गुणा करनी है ना, तो सबसे पहले ये दिमाग से हटा दो कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट नहीं है तो ये पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। 5 को 50 से गुणा करेंगे तो 250 रुपये, और 250 को फिर यहाँ से 5005 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो पहले 0 को 0 लिख लेंगे। अब 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125। अब 125 यहाँ पर 5 और 2 0 की जगह ये आ जाएगा। फिर 25 को इससे गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है, 125 और 0। ठीक है, इतना आ रहा है। अब इतना आ रहा है, पॉइंट कितने अंकों के बाद है, तो 1 2 3 4 5 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 12.5125 0 हमारा उत्तर है, वो एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, नवोदय में आपके हार्ड पूछे जाएंगे, तो बाकी वाली परीक्षाएं भी है ना, उसमें कितना लेवल स्टैंडर्ड होगा,
हाँ, ये आपके लिए हार्ड हो सकती है, आपकी जो मानसिक योग्यता मानसिक लेवल है ना उसके अनुसार दिए हुए, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है कि ये तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप पिछले एक साल से तैयारी कर रहे हो, वो भी 5th क्लास में, 4th में भी की हुई होगी, 3rd क्लास में भी की हुई होगी, अब आपको 2-2.5 साल हो गए। और जिन्होंने अगर भाई देवे अगर 4th में और 3rd में नहीं की है ना, तो भी वो 5th में आए, उसके बाद डेली 1 साल से हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको टेस्ट मिल रहा है, सब कुछ दे रहे हैं। 1 साल पूरा होने वाला है, ठीक है, हो गया होगा, ठीक है, 1 साल पूरा हो गया, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको तो समस्या होगी नहीं, वो तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में कर लेंगे फटाफट, 1 मिनट से कम समय में। 1 मिनट में मैंने आपको समझाया, उसमें भी 1 मिनट नहीं लगा, तो उनको सिर्फ निकाल के आंसर निकालना है, तो वो तो जल्दी कर लेंगे, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस जैसी कमज़ोर है ना, वो उस पर ज़्यादा जोर दे। अब ये एक प्रश्न और है, वैसे पूछा तो चांस नहीं है पूछने के, फिर भी आ जाए तो एक बार आप ध्यान से रखना। -1 की घात 15, इसके बराबर का मान क्या होगा। अब आपको पता है कि 1 की घात कितनी भी हो उसका मान तो 1 ही आएगा। अब इसका मान -1 आएगा या 1 आएगा, उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आपको बता दूं कि -1 इंटू -1, इसका मतलब होता है -1 की घात 2, ठीक है। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा, यानी कि घात अगर सम संख्या में है ना, अगर यहाँ पर -1 गुणा -1 गुणा -1, अब 3 है, यानी कि अब 2 नहीं है, पहले 2 थे, प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो +1 आएगा, फिर इस +1 को वापस से -1 कैसे करेंगे तो -1 आएगा, यानी 3 वाली है वो माइनस में चली जाएगी। अब वापस 4 से करेंगे तो प्लस में आएगी। अब 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी संख्याएं कौन सी है, सम संख्याएं। अगर आपको घात सीधा देखना है, घात अगर सम संख्या में है तो वो जो नंबर है ना नीचे वाला वो पॉजिटिव में आएगा, अगर विषम संख्या है, ठीक है, तो वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। सम संख्या है तो प्लस में आ जाएगा और माइनस विषम है तो माइनस में आ जाएगा। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा था कि एक बार समझा दूं, आए या नहीं आए वो तो बात की बात है, ठीक है, पर आपकी जो बुक्स में दी हुई है वो तो आपके स्टैंडर्ड के ही है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, 7 का निरपेक्ष मान क्या है। यहाँ पर देखिए 7 का निरपेक्ष मान यानी कि जस्ट इसका उल्टा मान क्या, तो 7 का क्या हो जाएगा, -7 का 7 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। निरपेक्ष मान का मतलब ध्यान पता होना चाहिए कि इसका उल्टा नंबर क्या होगा, ठीक है। ये -7 है तो उस -7 का 7 हो जाएगा, 6 का -6 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जस्ट इसके उल्टे हो जाएंगे। इसका उल्टा क्या होगा, चिन्ह जो प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं ना उसको चेंज करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एक और लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। इसमें तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। 64 भाग 8, 64 भाग 8, ठीक है, +9 -2 × 3, ठीक। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले भाग को करेंगे तो 64 में 8 का भाग देंगे तो 8 आएगा, फिर 8 + 9 - 2 × 3 ये आ जाएगा, फिर गुणा को सोल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 9 + 8, ठीक है। अब 9 में से 6 को घटाएं या फिर पहले जोड़ के कोई भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पर 8 और 9 17 हो जाएंगे, 17 में से 6 को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे करोगे तो 9 में से 6 को घटाएंगे 3 और 3 8 और 3 11 हो जाएगा। कैसे भी करो आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। तो आज तो हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। मैथ टेस्ट के जरिए इतने क्वेश्चन काफ़ी होते हैं और एक क्लास में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए और एग्ज़ाम नज़दीक है, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, डाउनलोड हो रहे हैं। अगर किसी भी को विद्यार्थी को दिक्कत है तो वो आप हमें टेलीग्राम में जुड़ सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, वहाँ से आप मुझे बता सकते हो या फिर नीचे कमेंट कर भी सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ये भी एक सुविधा दे देता हूँ, कमेंट भी आप कर सकते हो। कमेंट करना, लाइव चैट में मत लिखना, लाइव चैट थोड़ी देर बाद डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो कमेंट भी कर सकते हो और टेलीग्राम से ज्वाइन होकर भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन होकर पूछ सकते हो, वहाँ से आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से अगर आपको निकालना भी नहीं आता है ना तो आप ज्वाइन हो जाना,
तो हम निकाल कर भी आपको दे देंगे। ठीक है, आपकी पूरी सुविधा करेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। आपको सिर्फ पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, ताकि आपका जो सिलेक्शन होगा ना उससे काफ़ी लोगों को खुशी भी होगी। आपके मम्मी पापा है, ठीक है, आपके दादा दादी, यानी परिवार वाले सभी होंगे, और सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? आप खुद को होगी। ठीक है, तो इसी खुशी को एक बार मन में याद कर लेना और इतना ही ज़्यादा पढ़ते रहना और वेस्ट टाइम मत करना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।